चैलेंज है मेरा, चैलेंज 110% चैलेंज है कि अगर आपने फार्मूले सारे समझ लिए, थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो 4 घंटे में आपको टेंस आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। बहुत अच्छा लगा है मुझे ये वीडियो देते हुए और मैं आज आपको सबसे पहले बोलना चाहूंगा हैप्पी न्यू ईयर आपको 2021 2021 बहुत 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 मुबारक। और आप लोग इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और जिस तरह से आपने मुझे सपोर्ट किया है, आप लोगों ने मुझे देखा है, समझा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक चैलेंज कर रहा हूं और चैलेंज ये कर रहा हूं कि जिन बच्चों को अभी तक टेंस में प्रॉब्लम आई है उनको अब कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं आप, इसमें मैंने सारे फार्मूले लिखे हैं, मैं आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी। बहुत मेहनत से मैंने सारे फार्मूले लिखे हैं। अगर आपने मुझे सही से समझ लिया, ये वीडियो पूरा देख लिया, और मैं आपको बताता चलूं अगर फार्मूले में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे सुनिए और लिखिए। अगर आप लिखते रहेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको फार्मूले पूरे समझ में आएंगे। लेकिन मैं आपको समझा भी दूंगा और समझाऊंगा भी। चलिए शुरू करते हैं टेंस। लेकिन मैं कुछ भी बताने से पहले मैं आपको 3 चीजें बता दूं। देखिए, आप टेंस कितना ही अच्छा समझ लीजिए, ग्रामर आपकी कितनी अच्छी हो जाए, लेकिन अगर आपको 3 चीजें प्रॉपरली नहीं आती हैं, अच्छी तरह से नहीं आती हैं, तो आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। वो 3 चीजों के नाम है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रहा हूं, समझ लीजिए। कोई भी सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो तीनों चीजों की मदद आपको लेनी पड़ेगी। सब्जेक्ट यानी जो काम को करता है, यानी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब यानी कि जिस वर्ड से किसी भी सेंटेंस का मतलब पूरा हो जाए उसको हम वर्ब कहते हैं। और नंबर 3 आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट काम करता है वो जिसके ऊपर असर पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं कि वसीम सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आप मन में क्वेश्चन कीजिए कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो पता लगा वसीम सर। तो वसीम सर इज द सब्जेक्ट हियर। वसीम सर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये जो टीच वर्ड जो है ये वर्ब हो गया। अब वर्ब में एक प्रॉब्लम ये आती है कि भाई लोग कहते हैं इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल, ये भी सब वर्ब होते हैं। तो मेरे बच्चों, आप इस चीज को ध्यान रखो, जब आप ग्रामर की डेप्थ में जाएंगे, काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। मैं एक कॉमन वर्ड आपको बता रहा हूं, वर्ब। तीसरा आता है ऑब्जेक्ट, कि वसीम सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। वसीम सर क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश। तो वसीम सर के पढ़ाने का असर किसके ऊपर पड़ रहा है, इंग्लिश के ऊपर। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीजें आप ध्यान में रखिए। अगर तीनों चीजें आपके जहन में रही, आपके दिमाग में रही, तो 110% आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो टेंस का मेन पार्ट होता है वो होता है, टेंस 3 तरह के होते हैं। और इधर देखिए, आप मैंने सब लिख रखा है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना चाहें तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप उसको ध्यान दीजिए। टेंस होते हैं 3। पहला होता है प्रेजेंट, और दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। ये देखिए मैंने सब लिख रखा है, टेंस का चार्ट बना रखा है। इधर देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर टेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, सर ये टेंस वगैरह, ये सेंटेंस वगैरह बनाना हमें नहीं मिलता है, हमें नहीं आता है, हमें क्या जरूरत है इस चीज की। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो टेंस में ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो टेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको ये फार्मूले जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ऑल फार्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, वेदर यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, एनी बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से हो, ये फार्मूले आपकी हेल्प करेंगे। चलिए, तो मैंने आपको बताया टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। देखिए लिखा है सामने, पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है
परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए यहां पर ये मैं थोड़ा सा गलत कर गया, ये फ्यूचर नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट मैं लिख देता हूं फिर से, परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। स्पेलिंग सब लिखी हुई है, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इससे पहले मैंने एक यूपी बोर्ड का वीडियो डाला हुआ है, आप उस मेरे चैनल पे जाके प्रेजेंट डेफिनेट सर्च मारेंगे, वहां पर आपको सब मिलेगा, सब कुछ मैंने उसके अंदर दिया है। लेकिन तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए, मैं आपके नोट्स भी आपको पूरे दूंगा, पूरे नोट्स इसके मैं दूंगा। अब देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टेंस, हर टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं। कितने बने? 12। ये 12 जिस दिन हमें समझ में आ गए तो समझ लिए कि हमारी इंग्लिश की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। आप मेरा साथ दीजिए। अब पहला जो आपका जो बनता है वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा बनता है पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, मैं केवल 4 वीडियो आपको डालूंगा। 4 वीडियो आपकी बहुत होंगी, 4 घंटे की होंगी, यानी एक वीडियो 40 मिनट की, एक वीडियो और थोड़ी 40-50 मिनट की हो जाएगी, फिर वगैरह वगैरह, सब ऑलमोस्ट 4 घंटे की होंगी। चैलेंज है मेरा, चैलेंज 110% चैलेंज है कि अगर आपने फार्मूले सारे समझ लिए, थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो 4 घंटे में आपको टेंस आ जाएगा। 4 घंटे में आप 4 महीने मत पढ़िए, 4 घंटे मेरा वीडियो देखिए, चैलेंज है आपको, टेंस कंप्लीट हो ही जाएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए देखता हूं। तो आज मैं आपको पहला जो वीडियो दे रहा हूं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी ये तीनों का मैं एक वीडियो आपको दूंगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां से शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब हम टेंस बनाते हैं तो टेंस का मतलब, जब हम सेंटेंस बनाते हैं टेंस की हेल्प से बनाते हैं। सेंटेंस हमारे ऑलमोस्ट 4 तरह से लोग बताते हैं, बुक्स भी यही बताती है, अच्छे अच्छे लोग भी यही पढ़ाते हैं। 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, लेकिन सेंटेंस तो बहुत तरह के होते हैं। 4 तरह के जो सेंटेंस होते हैं सिंपल कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव, जिसको हम सिंपली बोलते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखिए इधर देखिए, अफर्मेटिव ये रहा आपका नंबर 1 अफर्मेटिव, जो मैंने लिख रखा है। अब देखिए इसका मैंने फार्मूला लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, उसके बाद प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये एस या ईएस का मसला क्या है? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम अफर्मेटिव का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका हमारा फार्मूला ये होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो वर्ब आपका प्लूरल नंबर होगा, और वो जो प्लूरल बनेगा वो एस या ईएस लगाकर ही बनेगा। अब कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया, सर आपने जैसे बोला बॉय, BOY, बॉय, बॉय मीन्स लड़का, अगर उसको हमने प्लूरल बना दिया तो बॉयज हो गया। तो भैया हम बॉयज की जगह एस की जगह ईएस क्यों ना लगाएं? तो उनका क्वेश्चन अपनी जगह पे सही था। यहां पर है वर्ब के लास्ट में एस या ईएस लगाएंगे। वर्ब क्या होता है? जो किसी सेंटेंस का मतलब पूरा कर देता है। जैसे मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है, सेंटेंस देख लेते पहले। यहां पर हो गया सब्जेक्ट वर्ब एंड एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका सेंटेंस जैसे मैंने बनाया, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों आपको आना चाहिए। कौन इंग्लिश पढ़ाता है? सब्जेक्ट ढूंढिए। मैंने लिखा इसमें मुझे मिला आई। अब आई सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? प्लूरल नंबर है, तो यहां पर खाली आएगा टीच, ACH, TEACH। लेकिन अगर यहां पर खाली हो जाता वह इंग्लिश पढ़ाता है, वह इंग्लिश पढ़ाता है, तो यहां पर हो जाता बच्चों ही, और ये टीच जो है, अब देखिए एस या ईएस का यहां पर मसला आएगा। सब्जेक्ट ही सिंगुलर नंबर है तो यहां पर हम ईएस जोड़ेंगे, बिल्कुल सही है, टीचिस इंग्लिश, ठीक है। लेकिन यहां पर ईएस क्यों आया? तो आप सिंपल याद रखिए, देखिए जहां पर मसला इस तरह से आ जाए, प्रॉब्लम इस तरह की आए कि आपको एस या ईएस जोड़ना है, तो 4 कैरेक्टर आप याद कर ली, 4 कैरेक्टर, एक्स, एच, ओ या एस।
अगर कोई आपसे कहता है कि आपको एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाना है, केवल एस या ईएस, तो आप ध्यान से इतना दीजिए कि अगर वर्ड के लास्ट में एक्स, एच, ओ या एस, इन चारों में से कोई एक अगर आता है तो आप आंख बंद करके ईएस लगाइए और बाकी सबके साथ में एस लगाइए। बहुत सिंपल फार्मूला। तो ये मैंने सेंटेंस बना दिया, वह इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीच इंग्लिश, राइट। अब इसी में अगर आप नेगेटिव में आ जाएं तो इसका फार्मूला बन गया सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी एक ही आ गया कि डू या डज का मतलब क्या है। तो ये ध्यान रखिए आप कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, एक वचन है तो डज, और अगर बहुवचन है तो डू। यानी अगर सब्जेक्ट कम्स इन सिंगुलर नंबर देन यू हैव टू यूज डज, और प्लूरल नंबर में आपको डू का यूज करना है। जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैं बाजार नहीं जाता हूं, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो मैं यहां पर सेंटेंस बनाऊंगा आई डू लगाऊंगा, यहां पर डज नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो जाए, वह बाजार नहीं जाता है, तो यहां पर ही और यहां पर डज आ जाएगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, तो ये आपका बना नेगेटिव। और ऐसे ही आप इंटरोगेटिव में आ जाइए। इंटरोगेटिव में फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी कि वो वर्ड जो क्वेश्चन पुट करता है, जैसे व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर कहीं पर इन वर्ड का यूज होता है तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो रहा आपका फार्मूला। अब मैं इसका एक एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, ठीक है। जैसे आपका आ गया इंटरोगेटिव का, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं पहले। ये देखिए यहां पर अफर्मेटिव आपने सीख लिया, और मैं अब आपको इंटरोगेटिव का फार्मूला बताता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा, आप काम क्यों करते हैं। आप काम क्यों करते हैं, तो सबसे पहले आएगा यहां पर अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंटरोगेटिव नेगेटिव आ गया। मैंने यहां पर फार्मूला मिटा दिया, आपने लिखा होगा फार्मूला। फार्मूले में सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्यों आ गया, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। और अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप, प्लूरल नंबर में आई वी यू, ये प्लूरल नंबर होते हैं और बाकी सब सिंगुलर नंबर होते हैं। तो वाई, यहां पर आप आ गया, वाई आप है प्लूरल नंबर। तो फार्मूला हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा, वो क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद डू या डज। अब चूंकि ये प्लूरल नंबर है तो यहां पर आ जाएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट, वाई डू यू, क्या करना मतलब करते हैं, करने की इंग्लिश भी डू होती। वाई डू यू डू, क्या करते हैं, काम। वाई डू यू डू वर्क, आप काम क्यों करते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो होता है क्वेश्चन मार्क, ये लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आधा नंबर कट जाएगा। अब ऐसे ही आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव में आ जाइए। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने यहां पर क्या लिखा, आप काम क्यों नहीं करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, वाई डू यू। अब फार्मूला क्या है, क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फॉर्म बाद नॉट, ये सब्जेक्ट है, इसके फॉर्म बाद आप नॉट लगा देंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। वाई डू यू नॉट डू वर्क, आप काम क्यों नहीं करते। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका खत्म हो गया, चारों फार्मूले मैंने आपको दे दिए। आई होप आपको पूरी समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको पूरी आपको इसी एक्सरसाइज के साथ साथ और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज समझ में आए और आप टेंस में परफेक्ट हो जाए। अब यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब मैं बता रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के चार फार्मूले देखिए ये रखे हैं।
पहचान क्या है? ता था ती थी ते थे लगा होता है, लेकिन बच्चों ता था ती थी या ते थे या प्रेजेंट डेफिनेट में ता है ती है ते है सब लगा होता है। ऐसे आप फ्यूचर में आ जाइए, गा गी गे लगा होता है जो हम बताते हैं। लेकिन आप इस चीज को मत भूलिएगा कि यहां जो लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वर्तमान में प्रेजेंट में अगर कोई काम ऐसा हो रहा है जिसमें आपको स्टार्टिंग और एंड का पता नहीं है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और पास्ट में अगर कोई काम ऐसा हुआ है जिसमें स्टार्टिंग और एंड का नहीं पता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। और फ्यूचर में अगर ऐसा कोई काम है जिसमें आपको स्टार्टिंग और एंड का नहीं पता होगा तो वो फ्यूचर में होगा, राइट। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने देख लिया, अब आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर मैं मिटा देता हूं, इसको पास्ट इंडेफिनिट कर देता हूं। ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता था ती थी ते थे वगैरह लगा होता है। दूसरा आप देखिए अफर्मेटिव का फार्मूला देखिए, नेगेटिव का देखिए, और इंटेरोगेटिव का और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का देखिए। अब अफर्मेटिव का आप देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हाँ, यहां थोड़ा सा मामला थोड़ा सा टिपिकल मैटर हो जाएगा, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं समझता हूं ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म सबको आती है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं। अब देखिए पहला सेंटेंस में बनाता हूं अफर्मेटिव का जो होगा पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे शीला खाना खाती थी। अब देखिए यहां पर फार्मूला क्या है हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वगैरह वगैरह। मैंने लिखा शीला खाना खाती थी, सब्जेक्ट कौन खाना खाता था, तो यहां पर मुझे पता लगा शीला, ये सब्जेक्ट हो गई। और उसके बाद मेरा दूसरा आ गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, क्या करती थी, खाती थी। खाने की इंग्लिश होती है ईट, और ईट की हमें लगाना सेकेंड फॉर्म, तो ये हो जाएगा एट। ईट की सेकेंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन, राइट। तो शीला एट, शीला खाती थी क्या, खाना। फूड मीन्स खाना। तो ये आपका हो गया नेगेटिव में, और इसी को आप इंटेरोगेटिव बनाइए। अब देखिए इंटेरोगेटिव का फार्मूला क्या है, सॉरी अफर्मेटिव वर्ब नेगेटिव, नेगेटिव का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम अगर लिख दें शीला खाना नहीं खाती थी ना, शीला खाना नहीं खाती थी, तो इसको हम कैसे बना लेंगे, शीला के बाद फौरन आ जाएगा डिड फिर नॉट। अब यहां पर देखिए शीला डिड नॉट वर्ब, खाली वर्ब लिखा है, सेकंड फॉर्म नहीं लिखा है, तो वर्ब का मतलब ये हुआ कि यहां पर फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। शीला डिड नॉट ईट, क्या चीज, फूड। शीला खाना नहीं खाती थी। एक ही सेंटेंस में चारों सेंटेंस में आपको समझा दूंगा, राइट। अब आप आ जाइए इंटेरोगेटिव में, मैं इसको फिर मिटा देता हूं, ये आपने लिख लिया, इसको लिख लीजिए, वरना आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, आपको फायदा रहेगा। अब आप आ जाइए इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव का देखिए फार्मूला ये है क्वेश्चनर वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूला बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए क्वेश्चनर वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। शीला, मैंने यहां लिखा शीला क्या खाना खाती थी, क्या खाना खाती थी, एक ही सेंटेंस, शीला क्या खाना खाती थी। अब देखिए ये जो क्या है ना, क्या, इस क्या में भी कंट्रोवर्सी है, समझ लीजिए। शीला क्या खाना खाती थी, और दूसरा मैंने लिखा क्या शीला खाना खाती थी। शीला क्या खाना खाती थी, तो यहां पर इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट फूड शीला ईट, ठीक है। और ये बनेगी क्या शीला खाना खाती थी, डिड शीला ईट
फूड। अब क्वेश्चन मार्क यहां पर यह आता है कि भाई यहां पर भी शीला क्या खाना खाती थी, यहां पर क्या शीला खाना खाती थी, तो यहां पर डिड क्यों आया, यहां पर व्हाट क्यों आया। एक चीज ध्यान रखिए, अगर क्या से कोई क्वेश्चन है और उसका जवाब अगर आपको यस या नो में मिल रहा है तो वहां पर क्या यानी व्हाट कभी मत लगाइए। और अगर आपका क्वेश्चन क्या से है लेकिन जवाब आपको यस या नो के अलावा किसी तीसरे वर्ड में मिल रहा है तो वहां पर व्हाट का यूज होगा। जैसे मैंने यहां लिखा शीला क्या खाना खाती थी, तो आपने जवाब दिया यस, हाँ वो खाती थी, तो यहां पर व्हाट आएगा। लेकिन अगर यहां पूछा क्या शीला खाना खाती थी, मैंने कहा यस, तो इसका मतलब यहां पर व्हाट का यूज नहीं होगा। राइट, ऐसे ही आप आ जाइए इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में बिल्कुल ऐसे ही है कि फार्मूला आप देख लीजिए, क्वेश्चनर वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। मैंने यहां पर लिखा क्या शीला खाना नहीं खाती थी, तो सबसे पहले क्या लगेगा क्वेश्चनर वर्ड, यानी कि क्वेश्चनर वर्ड क्या है, क्या की इंग्लिश यहां पर नहीं लगेगी तो यहां पर लगाएंगे हम डिड। उसके बाद शीला सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, डिड शीला नॉट ईट फूड, क्वेश्चन मार्क, ये बना डिड शीला नॉट ईट फूड। अब इसमें अब इस सेंटेंस के अंदर मैं तीनों चीजें आपको छांट के दिखाऊंगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये तीन चीज अगर आपको आती है तो समझ लीजिए सब पूरा सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, मन में क्वेश्चन करिए कौन खाना खाता था, तो यहां आएगा क्या शीला खाना खाती, कौन खाना खाती थी, तो यहां आएगा शीला। दूसरा वर्ब, वर्ब का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस का मतलब जो वर्ड पूरा कर दे दैट इज वर्ब। राइट, और वर्ब कई तरह की होती है, 4 तरह की होती है। जब ग्रामर का पार्ट आप सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर आ गया क्या शीला खाना खाती थी, तो खाती थी जो है, क्योंकि अगर इसको हम हटा दें क्या शीला खाना नहीं, तो कोई सेंटेंस का मतलब नहीं है, लेकिन खाती थी हमने लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी वर्ब है जो सपोर्ट कर रही है, ईट आ गया। राइट, अब तीसरा आ गया ऑब्जेक्ट, शीला क्या नहीं खाती थी, खाने का असर किस चीज पर नहीं पड़ रहा है, किस चीज पर पड़ रहा है, क्या शीला नहीं खाती थी, खाना, तो ये खाना जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। राइट, फ्यूचर इंडेफिनिट, FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब ये होता है जो काम आप आने वाले वक्त में कर रहे हैं लेकिन आपको स्टार्टिंग और एंड का उसमें भी पता नहीं लग पा रहा है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखिए फार्मूला, ये देखिए आपके सामने फार्मूला, पहचान की क्या है, गा गी गे लगा होता है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट शैल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें एक चीज और आ जाती है भैया कि हम शैल या विल का यूज कहां करें और क्यों करें। चलिए हम इस पे भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए से डिस्कशन कर लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक्सरसाइज भेजूंगा, लिंक भी दूंगा आपको, आप लिंक के हिसाब से पूरे फार्मूले सारी चीजें आप समझ सकते हैं। राइट, चलिए मैं फ्यूचर इंडेफिनिट आपको बता रहा हूं। सबसे पहला फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, मैंने यहां पर बोला मोहन बाजार जाएगा। देखिए हमें तीनों चीजें ढूंढनी है, सब्जेक्ट भी, वर्ब भी एंड ऑब्जेक्ट भी। कौन बाजार जाएगा, मोहन, सब्जेक्ट मिल गया। अब हम वर्ब ढूंढें, क्या करेगा, जाएगा, ये आपका वर्ब हो गया। कहां जाएगा, बाजार जाएगा। शैल विल कहां गया। चलिए देखिए बुक में ये बताते हैं कि आई सब्जेक्ट आई प्लस वी के साथ आप शैल लगाइए।
अगर सब्जेक्ट आई और वी है उसके साथ में शेल लगाइए और बाकी सबके साथ में जो चाहे आप वो लगाइए। लेकिन जब हम थोड़ा सा मैच्योर्ड हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो आई वी के साथ अगर हम विल भी लगाएंगे तब भी गलत नहीं होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला आई और वी के साथ में शेल। हमारा सेंटेंस है मोहन बाजार जाएगा। कौन बाजार जाएगा? तो यहां पर आ गया मोहन। एक ही सेंटेंस में चारों चीजें मैं आपको बताऊंगा। मोहन, पहला फार्मूला सब्जेक्ट हो गया, शेल या विल। यहां पर हम विल का यूज करेंगे। विल गो टू, कहां जाएगा? मार्केट। ठीक। अब इसी में आप आ जाइए नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या करेंगे हम कि सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। मोहन सिंगुलर नंबर है, विल नॉट गो टू मार्केट, ये नेगेटिव हो गया। और इसी को अगर आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा विल मोहन गो टू मार्केट। फार्मूले आप देखिए, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। और इंटेरोगेटिव में विल मोहन नॉट गो टू मार्केट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें बिल्कुल मत भूलिएगा। काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जो वर्ड किसी भी सेंटेंस का मतलब पूरा कर दे उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब ग्रामर में आप जब जाएंगे डेप्थ में तो आपको पता लगेगा। वर्ब 4 तरह के होते हैं, वो बाद में बताऊंगा आपको। और काम करने का सर, यानी सब्जेक्ट के काम करने का सर जिस चीज के ऊपर पड़ता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। वसीम सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आप मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गए, मैं आपके लिए सब्जेक्ट हो गया। क्या करता हूं? पढ़ाता हूं। पढ़ाना जो है वर्ब हो गया, राइट। तो ये इस तरह से मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट तक आज समझा दिया। मुझे पूरा भरोसा है आपके समझ में आया होगा। हमारा लिंक आप जरूर देखिए, लिंक मैं आपको भेजूंगा और उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, ये पूरा चार्ट आपके सामने निकल के आ जाएगा। और किसी तरह के आई होप किस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको एक्सरसाइज भेजता रहूंगा। याद रखिए कि जो हमारा अगला वीडियो है वो मैंने आपको भी बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अगला जो बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं चार्ट अब आपको नहीं दूंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये हमारा पहला वीडियो था जो मैंने आज आपको इंडेफिनिट बता दिया। सिर्फ 4 वीडियो दूंगा, 4 वीडियो पे 4 घंटा। 4 घंटे का मतलब टेंस कंप्लीट, 101% कंप्लीट। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज 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 जो मेरा हक है आप मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और एक कमेंट मुझे जरूर दिए, अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट के सर हमारी समझ में आया या नहीं आया। इसी साथ दीजिए बस इनको इजाजत। थैंक यू सो मच।